हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ली जाने वाली यूपी एसआई की परीक्षा तथा बिहार एएसआई एग्जाम, जिसमें कि एएसआई की ट्रेनिंग समाप्ति होने पर जो एग्जाम्स ट्रेनिंग के समय लिया जाता है, उसके लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आईपीसी एवं सीआरपीसी वाले भाग से प्रश्नों का समावेश किया गया है। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करके ₹1 प्रतिदिन की दर से 10 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ AIBE परीक्षा के लिए तथा अंग्रेजी माध्यम से MCQs की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन दोनों वीडियोस को UPSI की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है कि सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 75 से, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से, 77 से या इनमें से कोई नहीं। तो सूत्र तथ्य की भूल क्षम्य है, यह संबंधित है धारा 76 से। तथ्य की भूल क्षम्य होने का तात्पर्य होता है कि विधि की भूल और तथ्य की भूल 2 प्रकार की भूल बताई गई हैं, जिसमें कि तथ्य की भूल को क्षम्य बताया गया है धारा 76 में और विधि की भूल को क्षम्य नहीं बताया गया। अर्थात आईपीसी का सेक्शन 76 ये प्रावधान करता है कि तथ्य की भूल क्षम्य होती है। आईपीसी का सेक्शन 76 ये प्रावधान करता है, ये सेक्शन कहता है कि धारा 76 के अनुसार कोई भी बात अपराध नहीं है। धारा 76 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक वह विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक सैनिक है A और अपने अधिकारी के कहने से यदि ये भीड़ पर गोली चलाता है तो इसके द्वारा यहाँ कोई भी अपराध नहीं बनेगा। इसी क्रम में यदि मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहा गया जिसके खिलाफ कोई वारंट था, A व्यक्ति को पकड़ के लाना था और पुलिस अधिकारी के द्वारा खूब छानबीन की गई और छानबीन करने के बाद भी वह B व्यक्ति को पकड़ के ले आए और ये सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करते हुए कि B ही A है। उन्हें यह विश्वास था कि B A है और इस विश्वास में उन्होंने B को पकड़ लिया A समझ करके और न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। तब ऐसी स्थिति में इनके द्वारा ये बचाव लिया जा सकता है कि तथ्यगत भूल के कारण, तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल के कारण इनके द्वारा ऐसा हुआ है। तो धारा 76 बताती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है। अर्थात ये पुलिस अधिकारी विधि के द्वारा आबद्ध है कि वह A को पकड़ के उसे लाना है, लेकिन गलती से या तथ्य की भूल के कारण या अत्यंत छानबीन करने के बावजूद भी या सद्भावना पूर्वक ये विश्वास करते हुए कि B ही A है, वह B को पकड़ लाते हैं, तो उनके द्वारा कोई भी यहाँ अपराध नहीं बनता है। प्रश्न है भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में दी गई है? धारा 81 में, धारा 82 में, धारा 84 में और धारा 87 में। नासमझ गुड़िया का जो कंसेप्ट है ये धारा 82 में है। आईपीसी का सेक्शन 82 ये नासमझ गुड़िया के संबंध में प्रावधान करता है। नासमझ गुड़िया के लिए यहाँ जो एज डिसाइड की गई है ये की गई है ऐसा बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है उसे नासमझ गुड़िया की श्रेणी में रखा गया है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक B। प्रश्न क्रमांक 23 है कि आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम या 14 वर्ष से कम? तो बच्चे की आयु होनी चाहिए 7 वर्ष से कम। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका B है। आपराधिक दायित्व से मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई भी बात अपराध नहीं होती है
जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वह कोई विवाद अपराध नहीं है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? आयु सीमा निर्धारित की गई है 7 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 25 है कि बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है, 7 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष से कम आयु का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किए गए कार्य के आपराधिक कार्य के संबंध में प्रावधान करती है, अर्थात कोई भी बात ऐसे बच्चे के द्वारा अपराध किए जाने पर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। प्रश्न क्रमांक 26 है कि मैकनाटन का वाद संबंधित है विकृत चित्तता से, मत्तता से, बाल्यावस्था से या दुर्घटना से। तो मैकनाटन का वाद संबंधित है विकृत चित्तता से। सही ऑप्शन इसका ए है। धारा 84 ये मैकनाटन वाद पर आधारित है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मैकनाटन वाद पर आधारित कौन सी धारा है, तो धारा 84 है जो कि विकृत चित्तता को लेकर के बात करती है। इस धारा में कहा गया है कि धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय विकृत चित्तता या चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। समझिए इसका तात्पर्य क्या है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धारा 84 का लाभ किस स्थिति में दिया जाएगा? उस अवस्था में उसे इस धारा का लाभ दिया जाएगा कि जब उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई अपराध किया जा रहा था, उस समय किसके कारण? चित्त विकृति के कारण वह उस कार्य की प्रकृति को, अर्थात वह जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या है। मान लीजिए वो चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है या किसी की हत्या कर रहा है, उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो भी कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में समर्थ है। अर्थात पूरी तरह वह व्यक्ति इस बात को बताएगा, इस बात को सिद्ध करेगा कि जिस समय उसके द्वारा ऐसा कार्य या कोई अपराध किया गया था वह विधि के प्रतिकूल था या दोषपूर्ण था। उसे वह जानने में असमर्थ था कि उसके द्वारा जो भी अपराध किया गया है वह उसकी जानकारी में नहीं था। किस कारण से? क्योंकि वह चित्त विकृतता की स्थिति में था। तो सही ऑप्शन यहां पर इसका है ऑप्शन क्रमांक ए, चित्त विकृतता से। प्रश्न क्रमांक 27 है कि एक शेर ख पर झपटता है, क शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे ख की मृत्यु हो सकती है। गोली से वस्तुतः ख की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ख किसी अपराध का दोषी नहीं है, हत्या करने का दोषी है, आपराधिक मानव वध का दोषी है या गंभीर उपपत्ति कारित करने का दोषी है। समझिए प्रश्न को कि एक शेर है, ये ख पर झपटता है, ख ये कोई व्यक्ति है, क शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे ख की मृत्यु हो सकती है। जब ये शेर ख पर झपट रहा है, यहाँ क या ए है, जो इस ख पर इसने ये झपटा या इसने इसको पकड़ दिया तो ये गोली चलाएगा। ये संभावना है कि इससे बच्चे की या उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये गोली चलाएगा शेर को मारने के लिए, लेकिन हो सकता है कि इस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाए। लेकिन होता क्या है कि वस्तुतः इस ख की या इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से क किस अपराध का दोषी है? किसी अपराध का दोषी नहीं है। हत्या करने का दोषी है तो हत्या करने का दोषी नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका कोई भी इंटेंशन इसे मारने का नहीं है। आपराधिक मानव वध का दोषी है, आपराधिक मानव वध की स्थिति भी नहीं है। गंभीर उपपत्ति कारित करने का दोषी है, गंभीर उपपत्ति की बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ ख की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए गंभीर उपपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हत्या की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ हत्या करने का उसका कोई आशय नहीं है। तो यहाँ क किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। धारा 92 आईपीसी का सेक्शन 92 इस संबंध में प्रावधान करता है और ऐसा व्यक्ति धारा 92 के तहत लाभ पा सकता है न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रख के। धारा 92 क्या कहती है? धारा 92 कहती है
कि जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक, यद्यपि उसकी सम्मति के बिना, व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है, सद्भावना पूर्वक उसकी सम्मति के बिना किया जा रहा है। भाई जब उसने उस शेर को गोली मारनी चाहिए, तो क्या उस ए के द्वारा उस बी की सम्मति थोड़ी ली गई है? वो तो केवल इस बचाव में कि शायद हो सकता है कि गोली शेर को लग जाए और उस बी को न लगे तो बी बच जाएगा। तो ऐसा किसी अपानी के कारण उसकी सम्मति के बिना किया गया है। सद्भावना पूर्वक के को किसका कोई भी गलत आशय नहीं है। सद्भावना पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपानी के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए। अब इसके द्वारा जो गोली चलाई गई या जो भी बचाव का कार्य किया गया, इसके द्वारा इस बी को कोई भी उपत्ति या हानि कारित हो सकती है। अपानी के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, जैसे यहाँ मृत्यु हो गई थी, अपराध नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की यदि मृत्यु भी हो जाती है, कोई अपानी कारित होती है, तो वो अपराध नहीं बनेगी, क्योंकि उसके द्वारा ऐसा कार्य सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया है। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे। अब देखिए, यहाँ जब बी को शेर ने पकड़ लिया है, तो ये कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि बी अपनी कंसेंट दे दे कि भाई मुझे बचा लो, मैं अपनी सम्मति प्रकट करता हूँ कि यदि गोली मुझे भी लग सकती है तो कोई बात नहीं है, या शेर को लग जाए तो कोई बात नहीं है, तो सम्मति प्रकट करे। यहाँ ऐसी स्थिति है ही नहीं। या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो, और उसका कोई भी संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो। अब यहाँ ये बात भी कही गई है कि जब असमर्थ है एवं उसका कोई भी संरक्षक, और ऐसी स्थिति में जब यहाँ शेर ने पकड़ लिया है तो न उसका कोई संरक्षक है, न उसका कोई विधिपूर्ण भार साधक है, किसी ने लीगल तौर पर उसको लिया हुआ हो, जिसके वह अधीन हो, और कोई दूसरा व्यक्ति न हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जिससे कि ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो, और कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जिससे कि हम इस संबंध में उसकी कोई कंसेंट हम ले सकें कि भाई हम इसको गोली मार रहे हैं या कोई बात हो सकती है। तो ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। यहाँ पर अभिप्राप्त करना संभव न हो, अब सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। अतः यहाँ पर क किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। तो यहाँ पर जो क है जिसके द्वारा गोली चलाई गई है, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 28 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट अर्थात ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? धारा 320 इसमें इससे पहले एक धारा है 319 उपपत्ति को बताती है, और 320 ये घोर उपपत्ति को बताती है। 320 घोर उपपत्ति को बताती है और 319 ये केवल उपपत्ति को बताती है। पूछा गया है ग्रीवियस हर्ट अर्थात घोर उपपत्ति में कितने प्रकार की चोटों को शामिल किया गया। यहाँ धारा नहीं लिखी है। जो ग्रीवियस हर्ट में जो चोटों की संख्या है, कुल मिला के 8 प्रकार की चोटों का वर्णन किया गया है कि ग्रीवियस हर्ट होने पर कोई व्यक्ति 8 प्रकार की चोटों के अधीन रहता है। कौन कौन सी हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में 8 प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। धारा 320 के अनुसार उपपत्ति की केवल 8 किस्में घोर उपपत्ति की श्रेणी में आती हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है पुंसत्वहरण, दोनों में किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी रूप से विच्छेद, किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी रूप से ह्रास होना, सिर या चेहरे का विद्रुपीकरण, अस्थि या दांतों का भंग, कोई अपत्य व्यक्ति जो कि जीवन को संकटापन्न, कोई भी ऐसी उपत्ति जो कि जीवन को संकटापन्न उत्पन्न करती है या जिसके कारण कोई भी अपत्य व्यक्ति कम से कम 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता हो या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता हो। अगर डेज वाली बात आती है कि कम से कम कितने दिनों तक वह व्यक्ति बेड रेस्ट पर रहता है, तो यह है अवधि है 20 दिन।
तो आप देखते होंगे मेडिकल बनवाए जाते हैं तो कम से कम 20 दिन से ऊपर का ही डॉक्टर से मेडिकल बनवाते हैं, जिससे कि न्यायालय में उसके संबंध में अपनी बात कही जा सके। तो ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार की जो उपपत्तियां हैं ये धारा 320 के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न क्रमांक 29 है कि राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। राम ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? अत्याचार का, गृह अत्याचार का, सेंधमारी का या उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है सेंधमारी या हाउस ब्रेकिंग। खिड़की में से घुसता है, खिड़की में से घुसता है, सेंधमारी या हाउस ब्रेकिंग का उसके द्वारा कार्य किया गया है। तो राम यहाँ पर सेंधमारी या हाउस ब्रेकिंग के लिए दोषी है। राम के द्वारा सेंधमारी अर्थात गृह भेदन, घर को भेद करके खिड़की में से उसने अंदर प्रवेश किया है, गृह भेदन के अपराध का दोषी है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 445 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 445 में गृह भेदन को परिभाषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? धारा 141, धारा 142, धारा 146 तथा धारा 149। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि विधि विरुद्ध जवाब के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। मिनिमम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। विधि विरुद्ध जवाब कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे कि वह जवाब गठित हुआ है उनका कोई सामान्य उद्देश्य हो। उन व्यक्तियों का कोई सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात वो किसी उद्देश्य के लिए इस तरह के विधि विरुद्ध जवाब को गठित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जवाब की श्रेणी में आता है। और विधि विरुद्ध जवाब में कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विधि विरुद्ध जवाब के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो विधि विरुद्ध जवाब के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 31 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है धारा 120A में। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। धारा 120 के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, 2 या अधिक व्यक्ति, आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2 व्यक्तियों की, या अधिक कितने भी हो सकते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 2 अथवा अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, पहली स्थिति है कि कार्य अवैध हो, कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी कि कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। पहली स्थिति तो यह है कि आप कोई अवैध कार्य कर रहे हैं। सेकंड स्थिति यह है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, कार्य अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा, लेकिन आप उसको उसके संबंध में जो साधन प्राप्त कर रहे हैं वो अवैध हैं। अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं। अवैध साधनों के द्वारा आप उस कार्य को करने के लिए या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। पहली स्थिति आप कोई अवैध कार्य कर रहे हैं या आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा करवाया जा रहा है या किया जा रहा है, तो वो आपराधिक षड्यंत्र की स्थिति में आएगा। और धारा 120A इस संबंध में परिभाषित करती है आपराधिक षड्यंत्र को। सही ऑप्शन इसका यहाँ पर था ऑप्शन क्रमांक A। प्रश्न क्रमांक 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? धारा 301, धारा 303, धारा 314 और धारा 306। इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 303। धारा 303 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के असंगत होने के कारण इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के अधीन असंवैधानिक करार घोषित की गई है। धारा 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति, धारा 303 कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है, अर्थात किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है
और दंडादेश के अधीन होते हुए भी जो कोई हत्या करेगा, आजीवन कारावास मिला हुआ था, उसके बाद भी उसके द्वारा किसी की हत्या कर दी गई है, हत्या करेगा तो वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 301 ये कहती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कायरत करने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। अर्थात इस ए की मृत्यु कायरत करने का आशय था और बी की मृत्यु हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कायरत करने का आशय था और उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कायरत की जाती है तो वह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। और धारा 306 ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शंस को, आगे के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी यूपीएसआई के एग्जाम्स में इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। आप हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड अवश्य करें, जहां विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तथा यूपीएसआई एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।